अच्छा जी, यहाँ पे आएगा बेटा। पेपर वन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 2016, वेरिएंट वन। पेपर वन वेरिएंट वन, ठीक है, यहाँ पे है। C&C has a good reputation for making high quality handmade shoes। हैंडमेड शूज बनाता है बेटा, तो इससे आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है, क्योंकि ये हैंडमेड शूज बना रहा है। 120 फुल टाइम स्किल्ड वर्कर इसके पास हैं। C&C needs to recruit another 20 production employees to meet increased demand। डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि सेल ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू आपको मिल रहा है, आप नफे में चल रहे हो, खुश हो। The managing director said, I don't know why people worry about globalization. 2 years ago, we did not export. Now exports are 10% of our output and increasing। बोलता है कि 2 साल पहले हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब से हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट हमारे रेवेन्यू का 10% हमें जनरेट करके देता है। सही है, और अब बढ़ भी रहा है। C&C has orders for 100,000 pair of shoes in 2017। The managing director cannot decide whether to introduce new technology to the production process। यार हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार क्या हम लोग नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेके आए या ना लेके आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइएगा कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जिस तरह हमारे पास दुनिया में कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास ट्रेडिंग हो रही है, हमारे पास फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। मूवमेंट हो रही है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, कैपिटल गुड्स जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आइडेंटिफाइड टू पॉसिबल, एक सेकेंड यार, अपना ईयर कौन सा है, अक्टूबर नवंबर 16। अच्छा, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टू पॉसिबल थ्रेट्स टू सीसी फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से सीसी के लिए क्या दो पॉसिबल थ्रेट्स होंगे, आप यहाँ पे बता सकते हो। सबसे पहले तो कि कंपटीशन आपको ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, आपके पास एक्सचेंज रेट के मसले आ रहे होंगे, ये चीज आप उसको बता रहे होंगे। सही है कि एक्सचेंज रेट आपका ऊपर या नीचे अगर होता है तो उससे आपके प्रॉफिट पे, आपके रेवेन्यू पे अफेक्ट आ सकता है। अच्छा, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी, ये भी आपके पास एक थ्रेट है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको और वर्कर चाहिए होगा, आपको और ज्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा। तो आप इन चीजों के बारे में बेटा बात कर सकते हो और सिर्फ नाम लिख सकते हो। डिमांड किस तरह कम होगी, मुझे ये बताओ, ग्लोबलाइजेशन से डिमांड किस तरह कम होगी। उल्टे सीधे पॉइंट्स, उल्टे सीधे पॉइंट्स किसका है यार ये। किसका है यार ये। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटे सोच समझ के पॉइंट्स बताया करें, ग्लोबलाइजेशन से किस तरह आपकी डिमांड कम होगी, उल्टा बढ़ेगी। आगे आओ। Identify and explain two suitable ways in which CC might advertise job vacancies। job vacancies क्योंकि उसको 20 बंदे और चाहिए, तो CC किस तरीके से अपनी जॉब को एडवर्टाइज करवाएगा, किस तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएगा, तो बताइएगा जरा। यहाँ पे आप देखें, आप न्यूज़पेपर के अंदर ऐड डाल सकते हो। लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आपने ऐड डाल दिया, अब वो बहुत लोगों के घरों तक जाएगी। एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये सिर्फ इतना लिखना है आपने, पूरा ऊपर भरने मत बैठ जाना। ही कैन एडवर्टाइज इन लोकल न्यूज़पेपर, खत्म। अब उसको एक्सप्लेन करो कि लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे, लोग अप्लाई करेंगे। सही है। इसके अलावा आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जा सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी आपकी, वो आपके लिए एक स्पेसिफिक बंदा ढूंढ के देगी जो कि आपके काम के साथ मैच कर रहा है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आप मैगजीन्स के अंदर अपने ऐड को अपलोड कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे अपने ऐड को अपलोड कर सकते हो, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड को अपलोड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया आ गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स टू सीसी ऑफ हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉइज। बेटा फुल टाइम एम्प्लॉइज के बारे में आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो फुल टाइम एम्प्लॉइज के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई आपके पास जो फुल टाइम वर्कर होता है उसके साथ कम्युनिकेट करना इजी होता है, इजी टू कम्युनिकेट। उनके साथ कम्युनिकेट करना काफी आसान होता है। अब उसको एक्सप्लेन करो कि जब कम्युनिकेशन हमारे पास अच्छी होगी, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हमारे पास क्या बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएंगी हमारे मैसेज के अंदर,
और हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर मैसेज जाता रहेगा अपने एम्प्लॉयज के पास, और वो सारे एक साथ अपडेटेड रहेंगे। दूसरा बेनिफिट आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा बेनिफिट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका वर्कर मोटिवेटेड होगा, क्योंकि जब वो फुल टाइम आपके पास काम कर रहा है, किसी वजह से आपके पास काम कर रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि वर्कर मोटिवेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा बिजनेस के साथ। सही है, उस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब मोटिवेटेड रहेगा तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएंगी आपके बिजनेस में। मिस्टेक की वजह से जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो एक्सपेंसेस अब नहीं हो पाएंगे। और आप बेनिफिट क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे बार बेनिफिट लिख सकते हो कि उनको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेनिंग दो, वो आपके बिजनेस को समझ जाएंगे। आप ये बोल सकते हो कि वो आपके बिजनेस के कल्चर के साथ अवेयर है, कल्चर के साथ वो अवेयर है। तो आप ये बात उनको बताओ कि वो आपके बिजनेस से कल्चर के साथ अवेयर हैं, वो लोग यहाँ पे आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको काम करके दे रहे हैं, तो आपको वो खुश रख रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को खुश रख रहे हो, लॉयल होंगे। ये पॉइंट भी ठीक है बिल्कुल, कि वर्कर आपके बिजनेस के साथ लॉयल होगा, छोड़ के नहीं जाएगा, आपको बार बार वर्कर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिस्टेक्स कम होगी। अब देखो, पॉइंट को कनेक्ट करना सीखो ना। आपने क्या करना है, आपने इसका एक बेनिफिट बताया, फिर आपने बताना है कि इसका बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है। एक तो आपने बता दिया ना कि भाई अगर वर्कर मोटिवेटेड है तो अच्छा काम करेगा, तो वो ये बेनिफिट हो गया। लेकिन वर्कर अगर अच्छा काम करेगा तो उससे बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है भाई? तो आपके पास मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, आपके पास कॉस्ट कम हो जाएगी, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। ये इस तरीके से आपने चलना होता है अपने आंसर के अंदर। सही है, ज्यादा जूते बनाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बहुत सी चीजें हमारे पास। Do you think C&C should introduce new technology in the production process? Justify your answer। बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप मशीन्स लेके आ रहे हैं, तो उससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, एडवांटेजेस के ऊपर। आप बोलेंगे कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अब देखो, जब मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ ना कि मेरा आउटपुट बढ़ेगा, तो आपने उसको लिंक करना है यहाँ से, कि ऑलरेडी उसके पास 1 लाख शूज पेयर बन चुके हैं। यहाँ पे हमें केस में बताया हुआ है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और आगे आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगी। लिंक करो, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। सही है, जब आप केस से लिंक करते हैं इसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो आपने बताया जी आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी क्वालिटी बढ़ गई है, आपका यूनिफॉर्म क्वालिटी यानी कि कंसिस्टेंट क्वालिटी रहेगी। उससे बिजनेस को क्या फायदा है? लेस वेस्टेज। इससे बिजनेस को क्या फायदा है? बिजनेस को ये फायदा है, कस्टमर आपका हैप्पी रहेगा, कस्टमर खुश रहेगा। जब कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो कंपैरेटर के पास नहीं जाएगा और आपके पास एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गए इसके बेनिफिट्स। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे भाई? जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपेंसिव होती है मशीन। सही है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी बात, आप हर महीने या हर साल उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, क्योंकि कैपिटल की पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और आपके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। आप एक और डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हो कि यार वर्कर बेचारा इनसिक्योर हो जाएगा, वो ये समझेगा कि मुझे तो जॉब से निकाल लें, तो वो डर जाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक आपके पास है। कंक्लूजन आपकी मर्जी है, मैं तो बोलूंगा भाई मशीन ले आओ, अच्छी चीज है। सर अगर लिंक ना करे और सब एडवांटेज से, बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1-2 मार्क काट देगा, वो एप्लीकेशन के मार्क्स काट देगा। केस से लिंक करना लाजमी है। सही है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। Dawson is a large business which owns a number of shops. It sells a range of electrical goods such as computers and televisions. The finance director has been looking at some recent financial data as shown in table 1. He is pleased with Dawson's liquidity but knows he must reduce its high level of debt, including an overdraft of 6 million. He said the economy is in recession. Many small retailers have failed. Size is an advantage. बेटा मुल्क जब रिसेशन के अंदर होगा ना, तो इससे एक बात याद रखना कि आपकी डिमांड गिरी भी होगी, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो आपकी डिमांड गिर जाएगी। इस चीज का ध्यान में रखना। इधर आओ बेटा, आपके पास रेवेन्यू गिवन है, आपके पास प्रॉफिट गिवन है, आपके पास करंट रेशो है, एसेट टेस्ट है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को करंट रेशो की और एसेट टेस्ट रेशो की एक रेंज दी हुई थी। वो रेंज क्या थी? करंट रेशो आपको कितना होना चाहिए? आपका करंट रेशो 1.5:1 से लेके 2:1 के दरमियान होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। एसिड टेस्ट कितना होना चाहिए? 1:1 से लेके 1.5:1।
ये आपका रेशियो होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब यहाँ पे बुराइयां ढूंढो। यहाँ पे करंट रेशियो आपका 1.5 से कम है, जो कि आपके लिए मसले वाली बात है, लेकिन हमने 2016 में इसको रिकवर कर लिया और हम लोग आ गए 1.5 पे। लेकिन बेटा एसिड टेस्ट रेशियो आपका पहले भी एक तो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा था, उसके बाद दूसरे साल में भी एसिड टेस्ट रेशियो ने आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं की है। सही है, बल्कि उल्टा गिर गया है, उल्टा गिर गया है। अब एक सवाल है, सवाल क्या है कि आपका करंट रेशियो बढ़ रहा है लेकिन आपका एसिड टेस्ट रेशियो गिर रहा है। अब जो एक अक्लमंद बच्चा होगा उसको छूटते साथ ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री लेवल बढ़ गई है। सही है, तभी हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो गिर गया है और हमारा करंट रेशियो बढ़ गया है। क्योंकि करंट रेशियो, एसिड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग, सॉरी ओवर करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। अपनी इन्वेंट्री बढ़ गई लेकिन हमारा जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो बेचारा गिर गया। और क्या बात है आप इस केस से निकालोगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस साल भी 10% है, पिछले साल भी कितना था? 10% था। सॉरी, पिछले साल भी 10% था, अब भी कितना आ रहा है आपके पास? 10% आ रहा है। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव नहीं हुआ, वो सेम है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे देखो जरा, आपके पास रेवेन्यू गिवन है और आपके पास प्रॉफिट गिवन है, तो आप एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। रेवेन्यू में से प्रॉफिट को निकालोगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास। तो बेटा 2015 के एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? मैं यहाँ पे अगर एक अलग सा एक पॉइंट लिख लूं, 2015 के एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ रहे हैं? 2015 के एक्सपेंसेस जरा माइनस करो, 280 माइनस 175, तो ये आपके कुछ आ रहे होंगे 105 के। 2015 में 105 के एक्सपेंसेस आ रहे हैं। 2016 के अंदर आपके एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 120 के। 300 माइनस 180, आप खुद देखो बेटा आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। आपके एक्सपेंसेस पहले के मुकाबले में बढ़ गए, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि यार ये बड़ा एक टेक्निकल सा काम होता है, ये चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना आपने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके मुकाबले में आपको कितना सेल्स रेवेन्यू मिला, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट मिला। सॉरी, सेल्स रेवेन्यू नहीं, आपको प्रॉफिट कितना मिला है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। फॉर्मूले का 1 मार्क होता है, 1 मार्क डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर्मूला, 2 मार्क आपको यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय रिसेशन? इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ होता है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, लोगों के पास इनकम नहीं होती, पैसा नहीं होता, जीडीपी गिर रहा होता है, ये सारी बातें हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 ways in which the size of business may benefit Dawson। बेटा अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो उससे डॉसन को क्या बेनिफिट होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई आप उसको लिखेंगे कि एक ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड इमेज, एक अच्छी ब्रांड इमेज आपकी मिल जाएगी। जब बिजनेस, एक अच्छी ब्रांड इमेज आपको आपके बिजनेस की मिलेगी तो आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपका सेल्स बढ़ेंगी और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपसे सामान परचेज करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ बेटा, आप क्यों इतने इररेलेवेंट पॉइंट क्यों बोल रहे हो? आप मुझे ये बताओ एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कहाँ से आ गया? वो हम उसने ये पूछा ही नहीं है ना, जिस क्वेश्चन पे मैं हूँ उस क्वेश्चन पे रह के बात करो। सी में पूछा उसने एग्रीगेट डिमांड के बारे में, रिसेशन को छोड़ो ना अभी, आप सी पे आओ। वो तो बेसिक सा 2 मार्क की डेफिनेशन थी यार, अभी हम लोग 4 मार्क वाले क्वेश्चन में बैठे थे। इधर आए। दूसरा आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। रिस्क किस तरह स्प्रेड होगा आपका? आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे क्योंकि आप एक बड़े बिजनेस है। और यहाँ पे इसने लिख के भी दिया हुआ है आपको कि आप क्या चीजें बनाते हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी। अगर आपको कंप्यूटर में नुकसान हो गया तो आपको टीवी बचा लेगा, अगर टीवी में नुकसान हो गया तो कंप्यूटर बचा लेगा। इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं कि आप क्योंकि एक बड़े बिजनेस हैं तो बेटा आप फाइनेंस आसानी से रेस कर सकते हो। फाइनेंस रेस करोगे, अपने डाइवर्सिटी करोगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, आउटपुट बढ़ाओगे। ये चीजें आपने यहाँ पे बतानी है। ब्रांड लॉयल्टी, बेटा ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पे आ गया ना ब्रांड इमेज के अंदर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स आपके पास है, लिख सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट पे आए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 प्रॉब्लम्स फॉर डाउसन ऑफ हैविंग हाई लेवल ऑफ डेट। 2 प्रॉब्लम्स क्या हैं अगर डॉसन को हाई लेवल ऑफ डेट हमारे पास है? तो बेटा सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि आपके पास इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर नहीं आएगा।
आपके बिजनेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके बिजनेस में गियरिंग बहुत ज्यादा है। आपके बिजनेस तो पहले ही हाईली गियर्ड बिजनेस है, तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको डर होगा कि यार कभी भी आपका बिजनेस बंद होगा तो सबसे पहले जो क्रेडिटर लोग हैं ना, जिनको आपने पैसे देने हैं, उनको पैसा वापस दिया जाएगा, तो इन्वेस्टर तो कंगाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, बेटा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर साल इंटरेस्ट रेट पे करोगे, और आप यहाँ पे देखो आप एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं, 105 से 120 हो गए। तो आप ये चीज को यहाँ पे बताओगे कि ऑलरेडी 105 थे, अब कितने हो गए आपके एक्सपेंसेस, 120 हो गए। तो आप ये चीज उसको बताएंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जो कि आपके लिए नुकसान वाली बात है, आपका प्रॉफिट गिरेगा। इसके अलावा आप बोलेंगे कि यार फाइनेंस वाली तो बात मैंने कर ली, सॉरी, फाइनेंस वाली बात आपके पास हो गई है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार हमारे पास जो है ना, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम हो गई, सारी चीजें ही हो गई हैं तकरीबन। करंट रेशो, बिल्कुल हाँ, कैश फ्लो वाली बात आप लिखें, क्योंकि आप हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे, कैश फ्लो आपका नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा, करंट रेशो पे नुकसान आएगा। लेकिन बेटा करंट रेशो की बात आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। वजह ये है कि करंट रेशो के अंदर आती है करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे जिस डेट की वो बात कर रहा है, इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है या फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। तो इससे बचो इन चीजों से। बेटा कैश फ्लो इस तरह नेगेटिव होगा कि आप हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना, वो तो पे करनी ही करनी है, तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग के अंदर एक नेगेटिव अमाउंट तो आ गई ना। और बैंक्स आपके कैश फ्लोज को, इनकम स्टेटमेंट को देख के लोन देता है। अगर आपकी कैश फ्लो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो बैंक आपको कहाँ से लोन देगा, इन्वेस्टर आपसे कहाँ, किस तरह आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? समझे? नेक्स्ट, do you think the finance director is right to be pleased with the liquidity of the business? Justify your answer using the ratio results in table 1. अब ये जो मैंने सारी बातें बताई ना यहाँ पे, उस पूरे की समरी आपने वहां पे कॉपी पेस्ट करनी है। आप बताओ। अच्छा, सिर्फ उसने लिक्विडिटी पूछी है ना, तो वो इन दो की बात कर रहे हैं। करंट रेशियो बताओ क्या होता है, एसेट टेस्ट रेशियो बताओ क्या होता है, एक एक लाइन के अंदर, ज्यादा लंबी नहीं करना। बताओ पिछले साल कितना था, इस साल कितना हो गया, हमारे लिए जो एक ऑप्टिमम पॉइंट है वो कितना होता है। अच्छा, एसिड टेस्ट भी पहले कितना था, अब कितना हो गया, हमारे लिए ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारा करंट रेशियो बढ़ गया लेकिन एसिड टेस्ट गिर गया, हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको बतानी है। और मेरे हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसके जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके पास इलिक्विड एसेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एसेट। एसिड टेस्ट में सिर्फ लिक्विड एसेट आते हैं ना, लिक्विड एसेट आपके पास बहुत कम है। समझ में आ गई है बात? तो ये आपके पास पूरा पार्ट ई बन जाएगा। अगला, Yogo is a new business which Amelia has just set up using government support. Yogo makes a range of sweets candy targeted at adults. It is a niche market. Amelia has been looking at the marketing part of her business plan. She has to decide which pricing method to use. Amelia is spending a lot of money on packaging. She did not do any primary research as she thinks she can use secondary data to make decisions. She believes that all adults like sweets. आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। क्यों सपोर्ट करेगा भाई? ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क में जो है वो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपके मुल्क में कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी बेसिक से 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे बताने हैं। अच्छा, आगे, आइडेंटिफाई टू पार्ट्स अदर देन मार्केटिंग ऑफ अ बिजनेस प्लान। बेटा बिजनेस प्लान के अंदर आपके पास मार्केटिंग के अलावा कोई सी भी दो चीजें बता दो। आप लोकेशन की बात कर सकते हैं, आप कैश फ्लो की बात कर सकते हैं, आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लो, बस नाम लिखना है। देखो आइडेंटिफाई का मतलब होता है नाम लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना है आपने उनको। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल प्राइसिंग मेथड्स दैट अमेलिया माइट यूज। बेटा बहुत से प्राइसिंग मेथड है अमेलिया यूज कर सकती है। आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात कर सकते हो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है कि आपने पहले अपनी प्राइस को कम रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप उसको बढ़ाते गए, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है। आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बात कर सकते हो, कॉस्ट प्लस की बात कर लो। आप प्रोमोशनल की बात कर सकते हो। प्रोमोशनल कैसे? बाय वन गेट वन वाली, डिस्काउंट्स दे दो,
आप प्रोमोशनल के अंदर कोई छोटा सा गिफ्ट लगा के दे दो, गिफ्ट अटैच करके दे दो, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर लो, कंपैरेटिव प्राइसिंग कर लो, बहुत सी चीजें होती हैं। बेटा प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है कि पहले आपने प्राइस हाई रखी हुई होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी प्राइस है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली किसके अंदर होता है? एसेट्स के अंदर होता है। गाड़ी हो गई, जिसकी वैल्यू, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा भाई, हाँ मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी की प्राइस शुरू में हाई होती है, जब वो सेकेंड हैंड हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है। ये होती है प्राइस स्कीमिंग, महंगे से नीचे आना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योगोस प्रोडक्ट। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले टू अट्रैक्ट कस्टमर। देखो, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट आई कैचिंग होगा, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा, और आप क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप स्वीट बना रहे हो ना, तो स्वीट के लिए तो आपको पैकेजिंग वैसे ही अच्छी करनी होगी। जब आप यहाँ से मिठाई खरीदते हो तो वो मिठाई ऐसे ही तो नहीं ना डब्बे में डाल के दे देता, उसको रैप करता है एक प्रॉपर तरीके से, खूबसूरत सा डिजाइन विजाइन का रैपिंग पेपर लगाता है, खूबसूरत बनाने के लिए करता है ना। तो आप उसको बताएंगे कि यार कस्टमर के पास एक अट्रैक्शन हो, कस्टमर आपके पास आके सामान लेने आए, आपका सामान कस्टमर को अच्छा लगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्यों अपनी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट को देखते हैं? ताकि आपका प्रोडक्ट फ्रेश रहे। अगर मैं किसी को मिठाई दे रहा हूँ, मैंने उसको बंद नहीं किया या मैंने सही तरह पैकेजिंग नहीं की, मैंने उसको बोला चल भाई ले जा, तो बेटा खराब हो जाएगी ना, हवा लगेगी उसको, वो मामला खराब हो जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट को फ्रेश रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम लोग पैकेजिंग को अच्छा करते हैं। एक पॉइंट आया है इंग्रेडिएंट्स लिखने के लिए, बिल्कुल सही है। आप कभी कोई भी चाट मसाले का डब्बा या कुछ भी उठा लो, या कोई नॉर्मल प्रोडक्ट ही उठा लो, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, ताकि कस्टमर को पता हो कि यार हम लोग जो चीज खा रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, उसमें ये चीजें डली हुई हैं। तो कस्टमर को अवेयर रखने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स भी आ गया उसके अंदर और वो सारी चीजें आ गई। न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये बेटा हाँ कह सकते हो, खाने पीने का प्रोडक्ट बेच रहा है ना ये। Do you think Amelia's business would benefit from primary market research? Justify your answer. तो बेटा आपने पहले तो प्राइमरी के बेनिफिट और ड्रॉबैक बताने, प्राइमरी वाले को डिस्कस करो। यार प्राइमरी से बेनिफिट ये होगा कि हम लोग स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट के लिए चीज को देख सकते हैं, स्पेसिफिकली अपना प्रोडक्ट। अगर मैं मिठाई की दुकान लगा रहा हूँ तो मैं लोगों से पूछूंगा ना, यार आपको गुलाब जामुन पसंद है या फिर बर्फी पसंद है? तो मार्केट रिसर्च से मुझे पता चलेगा कि ज्यादा लोगों को क्या पसंद है, मैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखूंगा। ठीक है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर, आप अपनी जो कंपैरेटर हैं, आप कंपैरेटर को जज कर सकते हो, कंपैरेटर को देख सकते हो कि यार वो क्या प्राइस लेवल चार्ज कर रहा है, वो किस तरह की क्वालिटी आपको दे रहा है। लेकिन हाउ एवर ये कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये ड्रॉबैक आ गया इसका। ठीक है। सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में प्लस पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि यार ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, तो आपकी कॉस्ट बचेगी, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। और स्वीट है, मिठाई है यार, बर्फी बर्फी होती है। अब आप बर्फी के अंदर क्या कितनी वैरायटी ले आओगे? 50 तरह की बर्फियां आती हैं क्या? मुश्किल से 4-5 वैरायटी की आती है, तो वही रखोगे। गुलाब जामुन कभी देखा चॉकलेट गुलाब जामुन या फिर कोकोनट गुलाब जामुन? नहीं होता ना भाई, ये खाने की चीज है यार, तो उसकी क्वालिटी या टेस्ट वगैरह तकरीबन सेम ही होता है हर जगह पे। तो ये बात उसको बताओ। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? क्या पता इंफॉर्मेशन ड्रॉबैक आउटडेटेड हो, क्या पता इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में आ गई है स्ट्रॉबेरी बर्फी, और हम अभी तक वही सफेद वाली खा रहे हैं, तो आप तो पीछे रह जाओगे ना भाई मेरे। अच्छा, तो ये आपका हो गया बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। कंक्लूजन आपकी मर्जी है, अगर प्राइमरी के साथ हो तो प्राइमरी का साथ दे दो, उसके हिसाब से अगर सेकेंडरी के साथ हो सेकेंडरी को आप बेनिफिट दे दो। प्राइस सेट एज पर डिमांड, यार हाँ ये प्राइमरी के अंदर आएगा, जो बात आपने की है ना, ये प्राइमरी के अंदर आएगा। ये पता चलेगा कितने लोग और कौन सी एज के स्वीट खाएंगे, क्योंकि पुराने लोग नहीं खाएंगे डायबिटीज की वजह से। अबे तो हर पुराने बंदे को डायबिटीज है क्या? हर किसी को तो नहीं है ना। आप ये कह सकते हो कि जो नए आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या क्वालिटी मांगते हो, या आप क्या क्या फ्लेवर्स मांगते हो, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो।
तो डायबिटीज वाला पेशेंट तो मेरी मिठाई है, किसी की भी मिठाई नहीं खाएगा। इधर आओ। DCP makes a range of high quality industrial paints. It sells directly to 6 large business customers which are located in different countries. DCP charges a price of 0.35 per liter. It operates in a competitive market. The operations manager has been looking at DCP's cost as shown in table 2. He wants to increase profit, but he does not want to buy cheaper material. हमें सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह निकाल लेना चाहिए, कॉस्ट वगैरह निकाल लेनी चाहिए। देखिएगा, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 350 की, टोटल मटेरियल कॉस्ट गिवन है 60 की, टोटल लेबर कॉस्ट गिवन है 40 की। यानी कि आपके पास अगर टोटल कॉस्ट का मैं एस्टिमेट लगाऊं, आपकी बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 40 प्लस 350, यानी कि आ गई आपके पास 450 की टोटल कॉस्ट आ गई है। सही। आइडेंटिफाई 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा आपको मैंने POC क्यूब के नाम से याद कराया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। 5 चीजें हैं, कोई सी भी दो यहाँ पे लिख दो। कैलकुलेट DCP's एवरेज कॉस्ट पर लीटर। बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई थी आपके पास, 450,000। अच्छा, आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप लोग फट से आंसर लिख देते हो, 450,000 डिवाइडेड बाय जो आउटपुट आपके पास था, कितने का आउटपुट है, 15 लाख का। और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। पॉइंट पॉइंट 0.3 आएगा मेरे ख्याल में, चेक करके बताओ जरा। कितना आ रहा है, 0.3। आपने ये लिख दिया जी, फट से आपका आंसर आ गया। अबे भाई इस तरीके से आंसर नहीं लिखते बेटा, आपको फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। ठीक है, फिर इसको बताओ आगे, इज इक्वल्स टू 450,000 ओवर 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1.5 मिलियन इज इक्वल्स टू 0.3। तो आपके पास एवरेज कॉस्ट पर लीटर आ गया। Identify and explain 2 ways in which DCP might communicate with its customers। बेटा बहुत से वेज हैं, आप ईमेल के थ्रू उनसे बात कर लो। ईमेल आप हर बंदे को भेज सकते हो, जब उसके पास टाइम होगा आप उस वो चेक करके आपको रिप्लाई कर देगा। आप उस पर क्वेश्चनर्स वगैरह डाल सकते हो, आप टेलीफोन कर सकते हो, कॉल करके बातचीत कर लो। ठीक है, आप लेटर लिख सकते हो, आप फैक्स कर सकते हो। सही है, बहुत सी चीजें आपके पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर लो। लेकिन बेहतर ये है कि ब्रांड का नाम अपने आंसर में नहीं लिखा करो, इकोनॉमिक्स में तो लिखते ही नहीं है, लेकिन बिजनेस में भी ना लिखा करें। सोशल मीडिया बोल दो, व्हाट्सएप ना बोलो, सोशल मीडिया बोल दो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 possible reasons why quality is important to DCP। बेटा क्वालिटी आपके बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ब्रांड इमेज। ये सारे वही दाल चावल पॉइंट है, ये सारे बार बार रिपीट होते रहेंगे। ब्रांड इमेज इंप्रूव करने के लिए वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, ब्रांड इमेज अच्छी होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, पोटेंशियल कस्टमर्स, नए कस्टमर्स आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, आपके बिजनेस की सेल बढ़ेगी, इससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, खत्म। और क्यों आप चाहोगे कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो भाई, कंपेरेटर को मारने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए। कंपटीशन कम करेंगे किस तरीके से, मेरी क्वालिटी अगर कस्टमर कंपेरेटर के मुकाबले में अच्छी है, जब मेरी क्वालिटी कंपैरेटर के मुकाबले में अच्छी, बेटा जब मैं बात बता रहा हूँ आप कह रहे हो एक्सप्लेन नहीं करना आता, जब मैं बता रहा हूँ तो पॉइंटर्स बनाओ ना, अपने पास नोटबुक रख के बैठो ना। कंपटीशन कम करने का दूसरा मेरा रीजन है भाई, क्यों, अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मेरा कस्टमर दूसरे के पास क्यों जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो जो मेरे कंपेरेटर का कस्टमर है वो भी मेरी क्वालिटी की तारीफ सुन के किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो कंपटीशन उससे ऑटोमेटिकली टूट गया, मेरा जो कंपेरेटर है वो तो हार जाएगा मुझसे, तो मेरे पास बेटा सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी ना, मेरे बिजनेस का नाम बढ़ना स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हो, हाई प्राइस कैन बी चार्ज। अच्छा भाई, अब बिल्कुल जबरदस्त। अब हाई प्राइस किस तरह चार्ज करेगा, अगर मैं, अच्छा अक्सर यार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपके सामने एक ठेले का बर्गर रख दूं 50 रुपए वाला जो गंदगी में बन रहा है, और मैं आपके सामने एक 250 रुपए का सेम वैसा ही बर्गर 250 रुपए का बेचूं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं यार किचन की सफाई कितनी अच्छी है, यहाँ पे लोग बनाने वाले कितने अच्छे हैं, हाइजीन कितना है, सफाई सुथराई कितनी है।
आप लोग तो 250 वाला ही खाओगे ना, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो वही खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यार हाइजीनिक है, गंदा नहीं है। तो अगर आपके कस्टमर को आपकी क्वालिटी पसंद है, अगर आप अच्छी क्वालिटी उनको दे रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप उनसे ज्यादा प्राइस लेवल एंड सकते हो, आप उनसे ज्यादा माल पानी पकड़ सकते हो। जब आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो बेटा उससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप इस प्रॉफिट को बिजनेस में क्या कर सकते हैं, आप इस प्रॉफिट को बिजनेस में, ये चेन होती है, ये तरीका होता है आंसर लिखने का, ठीक है। Do you think charging a higher price is the best way for DCB to increase profit? Justify your answer. बेटा यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो पॉजिटिव पॉइंट से बताना, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे आप कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, लोग जो हैं विलिंग होंगे ज्यादा प्राइस लेवल पे करने के लिए, उससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। आप उसको बताएंगे कि अगर मैं अपनी प्राइस को बढ़ाता हूं तो इससे ये इंडिकेशन जाती है, इससे ये इम्पैक्ट जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज अच्छी है, तभी तो मैं ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूँ ना। अगर केएफसी 650 का या 700 का माइटी बेचता है तो किसी वजह से बेच रहा है ना, उसकी ब्रांड इमेज बनी हुई है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। हाउएवर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि आपके पास अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि लोग जो है वो आपसे सामान लेना छोड़ देंगे, हो सकता है बहुत से कस्टमर आपको छोड़ दें, उसकी वजह से आपका रेवेन्यू गिर जाएगा, आपकी सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, सही है, आपका प्रॉफिट गिरेगा। अच्छा, लोग किस पे जाना शिफ्ट हो जाएंगे, लोग कंपैरेटर पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात आप उसको बता देंगे। अच्छा, फिर आप उसके अलावा ये सारे आपने पॉइंट्स बता दिए। कंक्लूजन, मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता है कंक्लूजन डिपेंड्स अपॉन पीईडी। जो मेरे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी, कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो भले प्राइस बढ़ाओ, 100 बिस्मिल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस को कम करना में ही बेहतरी है। क्वालिटी का पता चलता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बिल्कुल सही वाली सही बात, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आपके पास हो। समझ गए बेटा, ये पूरा आपका पेपर था जो कि कंप्लीट हो चुका है, हम लोग इसी तरीके